नमस्कार, कमोडिटी 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और देश में बीते कुछ समय से बढ़ती खाद्य महंगाई को लेकर सरकार एक्शन में है। आज संसद में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार लगातार दालों से लेकर सब्जियों की कीमतों को कम करने की कोशिश कर रही है। घरेलू बाजार में दालों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मोजाम्बिक से तुअर दाल और म्यांमार से उड़द दाल का रिकॉर्ड इंपोर्ट किया जा रहा है। साथ ही चने से चना दाल बनाने की प्रक्रिया भी जारी है। यही नहीं, टमाटर की आसमान छूती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक से खरीदारी भी जारी है। एनसीसीएफ और नेफेड भी लगातार टमाटर की बिक्री कर रहे हैं। और तो और, नेपाल से जल्द टमाटर का पहला लॉट देश में आने वाला है और इसका असर भी हमें दिख रहा है भावों में। महाराष्ट्र और कर्नाटक में टमाटर की कीमतें 100 रुपए के नीचे आई हैं। इन सब के बावजूद अगर एसेंशियल कमोडिटीज की कीमतों में गिरावट देखने को नहीं मिली तो सरकार और भी जरूरी कदम यहां उठा सकती है। तो ये तो बात हुई इन्फ्लेशन की, जहां पर चिंताएं काफी ज्यादा हैं और भावों में हमने लगातार बढ़त भी आते हुए देखी है। फिर चाहे वो कच्चा तेल है, मेटल्स है, खाने पीने की चीजें हैं, सभी जगह हमने इन्फ्लेशन यहां पर आते हुए देखी है। लेकिन अगर आप कमोडिटीज में कारोबार करते हैं तो कैसे आप बनाएं स्ट्रैटेजी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के नवनीत दमानी और प्रो इंटेलीरेट के दिनेश सोमानी भी यहाँ पर जुड़ रहे हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। दिनेश जी, आपसे पहले जानना चाहेंगे, और आपकी कंपनी का नाम बोलते हुए मुझे हमेशा एक हिचकिचाहट यहाँ पर होती है, लेकिन आप कैसे देखते हैं खाने पीने के प्राइसेस यहाँ पर, क्योंकि अच्छी खासी बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है इवन एज हायर लेवल से, चाहे मसाले हैं, गुआर है, सभी जगह कुछ मुनाफा वसूली आई है। लेकिन अगर आप पिछले 3 महीने 6 महीने ईयर ऑन ईयर का चार्ट उठा के देखें तो तेजी यहाँ पर अच्छी खासी अभी भी बरकरार है और ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि डिप्स पे खरीदारी के मौके अभी भी आपको बना के चलने चाहिए। शॉर्ट करने वाली स्थिति शायद यहाँ पर नहीं है। तो अगर हम सिर्फ यहाँ पर मसालों से शुरुआत करें तो जिस तरह की कंसोलिडेशन या एक ट्रेड रेंज में फंसता हुआ नजर आया है, करंट लेवल्स पे क्या करने की राय है? जी बिल्कुल, मार्च अप्रैल से ये संभावना जताई जा रही थी कि अल नीनो की संभावना बहुत प्रबल है और सबका मोस्टली जो वेदर एजेंसीज है उनका ये कहना था कि अगस्त और सितंबर ये बहुत क्रूशल मंथ होते हैं क्रॉप के लिए और उस समय बरसातें बिल्कुल कम होगी और उनके अनुसार बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। देश के बहुत सारे भागों में हम देख रहे हैं कि बरसातें बहुत कम है और नॉर्मल जो एक परसेंटेज रेंज होता है उससे काफी कम बताई जा रही है और इसी के चलते इन्फ्लेशन हो रहा है। मुझे अभी भी हाल फिलहाल लगता है कि बाकी सारी कमोडिटीज में कोरिएंडर के फंडामेंटल्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। टर्मरिक में सोइंग कम है लेकिन उसका फैक्टर्ड इन ऑलरेडी हो चुका है। मुझे लगता है 18,000 की हल्दी लेने से थोड़ा सा दूरी बनाए रखे, इसे 15,500 15,600 आने दे, तब इसमें बाइंग करने का एक मौका ढूंढे। बट जीरा एक ऐसा फैक्टर है जो बिल्कुल फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, इसमें गुड्स कैलेबिलिटी बिल्कुल नहीं है और अगस्त का जो मंथ होता है मोस्टली ये डिमांड का सीजन होता है, तो मुझे लगता है कि इसमें जीरे में इस स्तर पर भी खरीदारी की जा सकती है। जी मनीषा जी। दिनेश जी, आपको नहीं लगता कि जिन लोगों को मालूम है कि फंडामेंटल स्ट्रांग हैं, भाव और चढ़ेंगे, वो ऑलरेडी यहाँ पर अपनी खरीदारी कर चुके हैं? नई खरीदारी की उम्मीद आपको कितनी है? मुझे बिल्कुल अभी भी लगता है इन स्तरों पर भी खरीदारी की जा सकती है और 65,200 65,400 जीरा बहुत जल्दी आने की संभावना है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट। ऑल राइट, यानी कि ये एक ऐसी कमोडिटी है जहां पर बढ़त और भी जारी रह सकती है। दिनेश जी, साथ ही अगर गुआर पैक को देखें तो यहां पर क्या व्यू है, क्योंकि अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। पहले माना जा रहा था कि 6,000 के लेवल्स क्रॉस हो जाएंगे तो रुक जाएंगे, भाव 61 आया, काफी लोगों ने मुनाफा वसूली करी, हमने देखा प्राइसेस थोड़े नीचे भी आए। अब करंट लेवल्स पे क्या राय है? जी बिल्कुल, मॉनसून के सामने नॉर्मली गुआर में 8 से 10% की तेजी मंदी होती है। 5700 ये पिछले फ्राइडे को था और 5700 से बढ़कर ये 6240 का आज इसने हाई बनाया है। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट ने ऑलरेडी 600 रुपए की 550 600 रुपए की तेजी इसमें आ चुकी है। मुझे लगता है मौजूदा स्तर पर इसमें मुनाफा वसूली हमें देखने को मिलेगी। 6000 के अंदर अगर आता है तो दोबारा एक बार डिप्स पर बाइंग की मुझे सलाह है इसमें। ऑलराइट, तो वो दो ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर अच्छी खासी स्पेकुलेटिव मूव्स भी देखी हैं, ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा खासा है और फंडामेंटल्स भी काफी स्ट्रांग है। फिर चाहे वो मसाले हों या फिर गुआर, जो काफी हद तक एक मॉनसून प्रॉक्सी के तौर पर भी काम करता है। लेकिन नॉन एग्रो में भी काफी उठापटक है। और नवनीत, सबसे पहले ध्यान यहाँ पर सोने चांदी पर, क्योंकि नए लोज हमने यहाँ पर देखे हैं आते हुए। चार्ट्स पे थोड़ा सा जो रीसेंट रेंज थी वो टूटती हुई नजर आई है, एक महीने के लोज पर ही सही, लेकिन 1920 के स्तर पे जो फिलहाल सोना है 5900 के लेवल्स को तोड़ता हुआ नीचे की तरफ। कैसे देखते हैं आप प्राइसेस?
वेल मनीषा जी, गौर करने वाली बात यह है कि जुलाई के महीने में हमने देखा कि करीब करीब 2% की बढ़त गोल्ड में देखने मिली थी और 8% के आसपास की बढ़त चांदी में देखने मिली थी, और पूरी तरह से लास्ट 10 दिन में वो गेन्स नेगेट होते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो भी जियोपॉलिटिकल या मैक्रो फैक्टर्स इनको सपोर्ट प्रोवाइड करे थे, वो अब एक्चुअली नेगेटिव वे में बिहेव कर रहे हैं और काफी हद तक इन पे दबाव डाल रहे हैं। डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ भी ये दर्शा रही है कि थोड़ा सा और प्रेशर हमको आने वाले दिनों में गोल्ड में देखने मिल सकते हैं, जहां पे मुझे लगता है प्राइसेस 1910 और 1900 के भी नीचे आने वाले दिनों में जा सकते हैं। डोमेस्टिक लेवल्स पे बात करूं तो 59 के रेंज में सेल किया जाए, 59 300 के ऊपर स्टॉप लगाई, एंड 58 600 तक के टारगेट आपको नीचे देखने मिल सकते हैं। सेकंड ट्रेड रहा सिल्वर के अंदर, जहां पे हमने एक अच्छा खासा मुनाफा वसूली का दौर देखा है सिल्वर में लास्ट कुछ दिनों में, और करीब करीब 77,000 76,500 के लेवल से 70,000 तक भाव करेक्ट हो गए। लास्ट 2 दिन में हमने देखा है कि 69,700 के आसपास थोड़ा सा सपोर्ट लिया है, और जब तक वो लेवल नहीं टूट जाते, मुझे लगता है थोड़ा बहुत हलचल या पॉजिटिव मोमेंटम आपको सिल्वर में देखने मिल सकता है। तो कॉन्ट्रा बैठे है, गोल्ड में थोड़ा सा नेगेटिव बायस है, और सिल्वर में आज लगता है कि कुछ हल्का या पॉसिबली छोटा मोटा पुल बैक देखने मिल सकता है। तो जिस पुल बैक की बात हम यहाँ पर चांदी में कर रहे हैं, कितना सपोर्ट उसका बेस मेटल से आता हुआ नजर आ रहा है, और आपको लगता है बेस मेटल्स में भी खरीदारी के मौके चाहे छोटे ही तौर पे अब ढूंढने चाहिए? काफी कंफर्ट उसका मुझे लगता है कि चांदी की तरफ से ही, सॉरी बेस मेटल की तरफ से ही आ रहा है, बिकॉज बेस मेटल में हमने देखा लास्ट कुछ दिनों में डॉलर इंडेक्स के साथ साथ जो करेक्शन आना था वो आ चुका है, बट एक पॉजिटिव मोमेंटम डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर जिंक कहिए या कॉपर कहिए एक बेस बना के चलता हुआ नजर आ रहा है। डेटा फ्रंट पे चाइना की तरफ से जो डेटा है कोई खास पॉजिटिव ये ट्रेंड नहीं प्रोवाइड कर रहा है, इनफैक्ट थोड़ा सा दबाव में ही लाया प्राइसेस को, बट निचले लेवल पे मुझे लगता है कि अब एक बाइंग जोन या सपोर्ट जोन के आसपास से मेटल्स टाइम एंड अगेन बाउंस बैक करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कॉपर और जिंक दोनों ही अच्छी कमोडिटी है, छोटा मोटा पुल बैक खेलने के लिए। हमने देखा है कि 730 के नीचे कॉपर स्लाइड हो गया था और वापस 735 के ऊपर आ चुका है, तो अगर ये 733 735 के रेंज में मिले तो बाय किया जाए, 730 के नीचे आप स्टॉप लगाइए, एंड 740 के ऊपर के टारगेट जल्दी देखने मिल सकते हैं। रहा सवाल जिंक का, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में हमने नीचे लेवल्स में सपोर्ट आते हुए देखा है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आई नॉट भी सरप्राइज की यहाँ से 4 से 5% की बढ़त भी अपने जिंक प्राइस में देखने मिले। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति जिंक में काफी स्ट्रांगली एडवाइस रहेगी। ऑलराइट, तो बाइंग ऑन डिप्स की नीति यहाँ पर आपको अपना के चलनी चाहिए। दिनेश जी, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल मेटल एज ए सेक्टर को? आपकी कोई टॉप ट्रेड्स यहाँ पर प्रेशियस या बेस मेटल से आते हुए? मुझे लगता है सबसे स्ट्रॉन्ग काउंटर जिंक लगता है मुझे। 222 का जिंक बिल्कुल निश्चित तौर से खरीदी की जा सकती है। 226 आने वाले एक या दो दिनों में देखने मिल सकता है, और हाँ जी, जिंक मेरा सबसे टॉप पिक है। और सोने चांदी में आपको लगता है कि खरीदारी के मौके हैं, या फिर अभी भी और डिप्स का इंतजार किया जा सकता है दिनेश जी? मुझे लगता है 69 750 एक बढ़िया बेस लाइन है सिल्वर के लिए, बट आई एम नॉट दैट बुलिश एज ऑफ नाउ। मुझे लगता है दोबारा 71,200 का लेवल अपसाइड इसमें एक पुल बैक रैलीज के तौर पर मैं इसे देखता हूँ। एनर्जी पैक मुझे एमसीएक्स में ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है इनके मुकाबले। ओके, एनर्जी की बात तो यहाँ पर करेंगे ही, लेकिन क्योंकि चर्चा सोने चांदी पर होती हुई नजर आई है और काफी सारे ट्वीट्स भी हैं जो कहते हैं कि अगर खरीदारी इन स्तरों पे की जाए जहां पर अच्छी खासी मुनाफा वसूली हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो दिवाली तक, साल के अंत तक किस तरह के प्राइसेस रह सकते हैं? नवनीत, पहले ये सवाल आपसे ही कर लेते हैं। पहले मुझे लगता है कि गोल्ड में इंक्रीमेंटली बहुत बड़ा अपसाइड नहीं देखने मिलेगा और स्ट्रगल कंटिन्यू रहेगा, और टाइम एंड अगेन आपके शो के माध्यम से मैंने ये बोला कि गोल्ड में शॉर्ट टर्म लिहाज से पॉजिटिव मोमेंटम नहीं लगता है और टॉप हो चुका है। यहाँ पर एफडी से भी बेटर रिटर्न देना गोल्ड को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, मुझे लगता है अगले 6 महीने साल भर के पर्सपेक्टिव पे। तो मेरा कोई खास पॉजिटिव मोमेंटम नहीं है यहाँ से। अगर 1-2% की भी बढ़त अगर दिवाली तक मिल जाए तो बड़ी बात होगी। रहा सवाल चांदी का, तो वी आर क्वाइट बुलिश ऑन सिल्वर, एंड टाइम एंड अगेन हमने सिल्वर में पॉजिटिव मोमेंटम मेंटेन किया है। 76 से जो करेक्शन देखने मिला है वापस एक एंट्री पॉइंट प्रोवाइड कर रहा है निवेशकों को, और 82 से 85,000 तक के स्तर हम दिवाली या प्रॉब्ली अगली होली तक जरूर देख पाएंगे चांदी में। ऑलराइट, तो 70,000 की चांदी आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर 80-85 तक के स्तर आपको आने वाले 6 से 8 महीने में देखने को मिल सकते हैं। आप कैसे देखते हैं दिनेश जी, और आपको क्या लगता है दिवाली तक, साल के अंत तक, आने वाले समय में कहाँ जा सकते हैं प्राइसेस? मुझे गोल्ड ज्यादा बुलिश लगता है सिल्वर के मुकाबले। मुझे लगता है मैक्स टू मैक्स डाउनसाइड मुझे लगता है कि 59,000 एक बढ़िया बेस लाइन है जहां पर गोल्ड खरीदा की मतलब बाइंग की जा सकती है। मुझे अपसाइड 62,500 तक इसमें दिखता है आने वाले 3 से 4 महीने तक। दिवाली तक मुझे लगता है कि 62,500 मुझे लगता है गोल्ड देखने मिल सकता है। सिल्वर में रेंज बाउंड देखता हूँ, मुझे डाउन साइड 68,000 लगती है, अपसाइड मुझे 76,000 लगती है। एक आध हजार रुपया अगर यहाँ से घटता है तो एक पोजिशनल प्लेयर्स इसको एज अ निवेशक इसमें बाइंग कर सकते हैं, और 74-75,000 के आसपास इससे एग्जिट बन सकती है। रादर रेंज बाउंड है 76,000 के पास आकर नॉर्मली ये दोबारा करेक्टिव फेज में आ जाती है और दोबारा 68-69,000 की रेंज आ जाती है।
तो ट्रेडिंग जोन के हिसाब से सिल्वर ज्यादा अच्छी है और पोजिशनल के हिसाब से गोल्ड बाइंग ज्यादा। जी हाँ, एज ऑलवेज वो हमेशा एक मैटर रहता है कि इन्वेस्टमेंट करनी है तो सोना करें और ट्रेड करना है तो यहाँ पर आप चांदी में करें। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर एनर्जी सेक्टर की करेंगे और एग्री कमोडिटीज में क्या ट्रेड्स उठाने चाहिए वो भी बताएंगे आपको। नमस्कार, आपका स्वागत है और हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के नवनीत दमानी हैं और प्रो इंटेलीरेड के दिनेश सोमानी भी हैं। बात अब यहाँ पर कच्चे तेल की कर लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर तेजी लगातार बनते हुए देखी है। 6 हफ्तों की बढ़त के बाद ये हफ्ता ऐसा है जहां पर और भी तेजी देखने को मिली और $88 बैरल के आसपास के स्तर हमने यहां पर बनते हुए देखे। उसके बाद हल्की मुनाफा वसूली, क्वार्टर पॉइंट नीचे यहां पर कारोबार। नवनीत, कैसे देखते हैं आप करंट प्राइसेस और जिस तरह की रैली है ऑलमोस्ट 88 तक के प्राइसेस, क्या ये ओवरबॉट है? आपको लगता है कुछ कंसोलिडेशन, करेक्शन की एक्सपेक्टेशन? अगर मैं ब्रांड क्रूड की बात करूं तो एवर सिंस इट्स स्टॉप 80 एक नॉन स्टॉप मोमेंटम देखने मिला और $88 तक का कंटिन्यूस रैली देखने मिला है। और अगर डोमेस्टिक टर्म्स में बात करूं तो 6050 के आसपास काफी हिचकिचाहट थी क्रूड ऑयल प्राइस में एंड सिंस देन मार्केट में अच्छा मोमेंटम पकड़ा जो कि प्राइसेस को 6950 तक ले आया है। मुझे लगता है कुछ काफी सारे पॉजिटिव फैक्टर्स ऑलरेडी बिल्ट इन हो चुके हैं प्राइसेस में और लगता है कि जितने भी कट अनाउंस हुए वो ऑलरेडी लगभग $85-87 के आसपास प्राइस में बिल्ट इन हो गए। तो यहाँ से इंक्रीमेंटल गेन के लिए कुछ नए ट्रिगर्स चाहिए जो अगले 2-5 दिनों में मुझे लगता है मिसिंग है। सीपीआई डेटा का वेट हो रहा है यूएस से जो कि एक फ्रेश ट्रिगर प्रोवाइड कर सकता है, बट टिल देन मुझे लगता है सेलिंग का माहौल क्रूड में डेवलप हो सकता है। 7050 जब तक नहीं निकलता है एक बार सेलिंग आ सकती है जो कि प्राइसेस को करीब यहाँ से 100 से 150 रुपए की नरमी दिखा सकती है। तो मैं 6950 6970 के आसपास सेल करना चाहूंगा। 7050 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 6850 के नीचे के टारगेट देखने मिल सकते हैं। कुछ मुनाफा वसूली के लिए डेफिनेटली राइप है क्योंकि जिस तरह का डेटा आया है, चाहे वो यूएस प्रोडक्शन को लेकर है, चाइना के इंपोर्ट्स जो कि 18% गिरे हैं जुलाई के महीने में, और साथ ही साथ जो बाजार को अब लग रहा है कि अब टाइटनेस नहीं देखने को मिलेगी इस क्वार्टर में क्योंकि नॉन ओपेक की प्रोडक्शन काफी बड़ी है। कैसे देखते हैं आप दिनेश जी, क्योंकि आप कह रहे थे कि कच्चे तेल में यहाँ पर ट्रेंड अभी भी माहिर है, कैसे देखेंगे यहाँ पर प्राइसेस? जी बिल्कुल, 8350 का एक मेजर रेजिस्टेंस था इसमें WTI क्रूड में जो इसमें क्रॉस हुआ है। इंडियन लेवल अगर हम देखते हैं तो 6880 6890 का रेंज अगर मिलता है तो एक बढ़िया खरीदारी करने का मौका रहेगा। पोजिशनल प्लेयर्स के लिए मैं कहूंगा 7280 7300 इसमें अपसाइड देखा जा सकता है आने वाले 1 महीने के भीतर। और मुझे लगता है जो रिसेंट लो इसने 6620 का बनाया था वो अभी हाल फिलहाल ब्रीच करने का नहीं लगता और उसमें ट्रेंड जो है एक बुलिश रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है और लॉन्ग टर्म मुझे लगता है क्रूड एक निवेशकों के लिए अच्छा पैसा दिया जा सकता है। ऑलराइट, तो आप कह रहे हैं कि हम क्यूमुलेट करें, होल्ड करें इन करंट लेवल्स पे भी? जी बिल्कुल। ओके, बात अब नेचुरल गैस की कर लेते हैं क्योंकि मल्टी मंथ हाइज पे यहाँ पर भी कारोबार है। एक्चुअली इंटरेस्टिंगली सिर्फ कच्चे तेल में ही बढ़त नहीं है, गैसोलीन, हीटिंग ऑयल, सभी जगह हमने यहाँ पर तेजी आते हुए देखी है और यूएस की इन्वेंट्रीज में गिरावट भी है जिसका फायदा देखने को मिला। कैसे देखते हैं आप नवनीत गैस के प्राइसेस को, क्योंकि जो एक रीसेंट रेंज बनती हुई नजर आई थी वो तोड़ा है और हमने वीक ऑन वीक यहाँ पर भी गेन्स आते हुए देखे? पिछले मुझे लगता है कि 4 से 5 हफ्तों से नेचुरल गैस बुल्स काफी डिसाइसिवली वेट करे थे कि 224-25 के ऊपर एक ब्रेकआउट हो और प्राइसेस को एक पॉजिटिव मोमेंटम मिले, बट टाइम एंड अगेन एक रेंज में फंसा हुआ था नेचुरल गैस एंड फाइनली लास्ट 2 दिनों में हमने पॉजिटिव मोमेंटम या ट्रेंड आते हुए देखा है प्राइसेस में। तो मुझे लगता है कि इन्वेंट्री फ्रंट पे थोड़ी पॉजिटिविटी ऑलरेडी बिल्ट इन होने लग गई है एंड एज वी अप्रोच द विंटर सीजन थोड़ा सा बायस चेंज होता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म पॉजिटिव मोमेंटम मुझे लगता है नेचुरल गैस प्राइसेस को 260-65 तक भी ले जा सकता है। तो फिलहाल बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। अगर यहाँ पे 2-4 रुपए करेक्शन 242 के आसपास मिले तो बाय किया जाए, 235 का स्टॉप लगाए एंड 250-260 तक के टारगेट अपसाइड लेवल पर देखिए। ऑलराइट, सो तेजी यहाँ पर लगातार है, बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी भी है। साथ ही नवनीत डॉलर इंडेक्स को आप कैसे देखेंगे, क्योंकि बाजार को लगता है कि जब तक ये 102 के ऊपर कारोबार करेगा एक प्रेशर यहाँ पर ज्यादातर कमोडिटीज में शायद बरकरार है। डॉलर इंडेक्स मुझे लगता है लास्ट टाइम भी डिस्कशन हुआ था कि डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे जाएगा नहीं जाएगा। माइन्यूटली एक आध दिन के लिए वो 100 के नीचे ट्रेड होके वापस एक शार्प बाउंस करते हुए नजर आया। इवेंचुअली मनीषा जी मुझे लगता है कि 103-103.5 इज समथिंग वेयर डॉलर इंडेक्स कंफर्टेबली स्लाइड हो सकता है और पॉजिटिव मोमेंटम के साथ जा सकता है। खराब न्यूज जो यूएस की तरफ से आ रही है वो भी डॉलर के लिए तो पॉजिटिव वे में ही रिएक्ट करती है और हमने वो टाइम में देखा है कि पॉजिटिव मोमेंटम को प्रोवाइड करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि टेक्निकल पैरामीटर में जब तक ये वापस 101.40-101.50 के नीचे कंफर्टेबली नहीं आ जाता है, बायस पॉजिटिव की तरफ ही रहेगा। लास्ट 2 दिनों में हमने 220-30 बेसिस पॉइंट का करेक्शन देखा, बट आने वाले दिनों में मुझे लगता है 103-103.5 इज समथिंग वेयर डॉलर इंडेक्स को सेट है।
ऑलराइट, तो मतलब हल्की सी बढ़त यहाँ पर ब्रेक बरकरार रह सकती है और उसका असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कि चर्चा भी हुई कि आज यूएस का इन्फ्लेशन डेटा है, सीपीआई नंबर्स आज हैं, पीपीआई कल हैं, तो क्लियरली अगले 24-48 घंटे यहाँ पर काफ़ी हद तक मूवमेंट दिखा सकते हैं। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ की अगर यहाँ पर बात करें तो दिनेश जी, कॉटन में हमने कुछ सपोर्ट यहाँ पर फिर से बनता हुआ देखा है। आवक ऑफकोर्स थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन बाजार को लगता है कि मिल्स की तरफ से खरीदारी अब यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। चीन की बाइंग कमजोर है, लेकिन यूएस मिडल ईस्ट की बाइंग यहाँ पर बेहतर हुई है। कैसे देखते हैं यहाँ पर प्राइसेस चार्ट्स पे? जी बिल्कुल, महाराष्ट्र एक मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया है कॉटन का, और इस समय में करीब करीब मुझे लगता है 10 से 12 दिन हो गए वहां बरसात नहीं हुई है। ग्रोथ स्टेज पर है कॉटन, और मुझे लगता है यील्ड इससे बिल्कुल प्रभावित होगी, यील्ड थोड़ी कमजोर होगी। 1560-65 के आसपास का एनसीडीएक्स कॉटन वायदा मुझे लगता है एक बढ़िया खरीदारी का मौका रहेगा। मुझे अगर पोजिशनल ट्रेड्स इसमें देखा जाए तो मुझे लगता है 1610-1620 इसमें अपसाइड हमें देखने मिल सकता है, और 1540 से नीचे जाए ऐसा मुझे लगता नहीं है। एमसीएक्स का कॉटन वायदा भी बढ़िया लगता है मुझे, आने वाले समय में लगता है कि 60,800 61,000 के आसपास का इसमें लक्ष्य दिखा जा सकता है। तेजी यहाँ पर भी बरकरार है। और एक और कमोडिटी दिनेश जी, वो है कैस्टर, जहां पर बीच बीच में हम देखते हैं कि खरीदारी बाजार में आती है, लेकिन उसके बाद फिर रुक जाती है। कंसोलिडेशन हम बनता हुआ देखते हैं। दो तबके हैं जो मानते हैं कि इनफ कैस्टर है, बाद में भी उगाई जा सकती है, तो बहुत ज्यादा तेजी की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन नहीं है। आप कैसे देखते हैं इस कमोडिटी के फंडामेंटल्स, और चार्ट्स पे कैसी दिखती है? जी बिल्कुल, गुजरात और राजस्थान ये सबसे मेजर प्रोड्यूसर है, मतलब यू समझिए करीब करीब 80-85% प्रोडक्शन यहीं से ही आता है। और इस समय वहां पे कैस्टर सीड छोड़ के बाकी सारी कमोडिटीज के रेट बहुत ज्यादा ऊंचे हैं, तो मुझे लगता है इसमें सोइंग में थोड़ी बहुत गुंजाइश है, जहां पर सोइंग काफी कम हो सकती है। सेकेंडली, इसमें कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी बहुत ज्यादा नहीं है, फंडामेंटली थोड़ी बहुत ठीक ठाक कमोडिटी है। मुझे लगता है निवेशकों के लिए 6150 अगर एनसीडीएक्स का सितंबर कॉन्ट्रैक्ट आता है तो वो खरीदारी करने के लिए एक बेहतरीन मौका रहेगा। नीचे के स्तर से कम मुझे लगता है कि 5500-5600 से अपसाइड ये 6500 आ चुकी है, मतलब ऑलमोस्ट 1000 रुपए की रैली इसने की है। अभी जो करंट फेज है, करेक्टिव फेज है, 6250 के आसपास जो चल रहा है, मुझे लगता है 6150 एक बढ़िया मौका रहेगा यहाँ पे खरीदारी करने का। दोबारा मुझे लगता है 6610 का लेवल इसमें जल्द ही देखने को मिलेगा, लेकिन अभी इतनी हाल फिलहाल इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम बहुत कमजोर पड़ा है। वॉल्यूम बढ़ते ही मुझे लगता है तेजी का रुख इसमें दोबारा बढ़कर आएगा। ऑलराइट, तो ये कमोडिटी थोड़ी सी अटकी हुई है बाजार में, लेकिन जैसे कहा गया कि कुछ सपोर्ट यहाँ पर बन सकते हैं आगे जाते हुए। जाने से पहले आप दोनों से ये क्विक सवाल जानना चाहेंगे, और नवनीत आपसे, क्योंकि आज भी जब आरबीआई की कॉन्फ्रेंस हुई है, इवन एज रेट्स अनचेंज रखे गए हैं, लेकिन इन्फ्लेशन की चिंता जरूर जताई गई। ऑफ कोर्स खाने पीने की चीजों की तो थी ही, साथ ही क्रूड प्राइसेस में जिस तरह की बढ़त भी देखने को मिली है, बाजार ने ये भी, इंटरनेशनल मार्केट्स ने रिएक्ट किया कि हायर फूड प्राइसेस, यानी कि माइनिंग कंपनीज, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कंपनीज में यहाँ पर बढ़त देखने को मिल सकती है। कैसे देखते हैं आप बाकी का बचा हुआ 2023 कमोडिटीज के तौर पर? वेल, अगर कमोडिटीज के फ्रंट पे बात करूं तो मुझे लगता है कि चाइना एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। डोमेस्टिक जो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई नंबर डिस्कस हो रहे हैं वो है, बट चाइनीज डिलीवरी या चाइनीज पार्टिसिपेंट्स को मार्केट में आने की आशंका हम जनवरी फरवरी से जता रहे हैं, और अभी तक हमने कुछ खास बिग बैंग अनाउंसमेंट उनकी तरफ से नहीं देखा है। स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा रोजी नहीं है, और जो डेटा और जो मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स चाइना से आ रहे हैं विच आर इंडिकेटिंग दैट कहीं ना कहीं दे विल हैव टू स्टेप द पेडल। मुझे लगता है जब तक वो नहीं होगा तब तक बेस मेटल कॉम्प्लेक्स पर्टिकुलरली तो एक रेंज बाउंड या बेसिकली पुल बैक्स आते रहेंगे छोटे मोटे, बट एक जो पॉजिटिव मोमेंटम के साथ प्राइस ट्रेड करना चाहिए वो मोमेंटम नहीं देखने मिलेगा। तो $2200 के आसपास एल्यूमिनियम ट्रेड हो रहा है, नीचे में शायद 2100 हो जाए, बट अगर चाइना स्टेप इन करता है तो 2425 होते हुए देर नहीं लगेगी। तो खोने को 4-5% है और बढ़ने को 15% की जगह है। काफी सारे मेटल्स में ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, पर्टिकुलरली एल्यूमिनियम हुआ, पर्टिकुलरली जिंक हुआ, इन दो मेटल में मुझे लगता है कि खासा इंक्रीमेंटल गेन देखने मिल सकता है। कॉपर विल आल्सो सेलिब्रेट इफ चाइना स्टेप्स इन, बट टिल देन मुझे लगता है कि रेंज बाउंड ट्रेडिंग देखने मिल रही है। अगर मैं बड़े पिक्चर की बात करूं, मुझे लगता है कि 800 के ऊपर के लेवल, यानी यहाँ से कम 10% की रैली कॉपर में इम्पेंडिंग हो सकती है। 700 के स्तर नहीं टूटते तो बाय ऑन डिप की रणनीति कंटिन्यू रखनी चाहिए। 800 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। पॉजिटिव बायस नॉट ओनली जस्ट फ्रॉम चाइना, बट मुझे लगता है मैक्रो फैक्टर्स जो डॉलर इंडेक्स को कहीं ना कहीं 103-104 के आसपास टॉप करेंगे, या यूएस की तरफ से पॉजिटिव संकेत आने लगेंगे जहां पे रेट हाइक की पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाएगी और वापस मे बी 24 में हम रेट कट्स की डिस्कशन करने लगेंगे। दैट इज व्हेन द मेटल कॉम्प्लेक्स विल स्टार्ट टू गेन सम पॉजिटिव ट्रैक्शन। तो ओवरऑल अगले 2-3 महीने शायद कंसोलिडेशन का फेज कंटिन्यू रहे, बट लास्ट क्वार्टर विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द मेटल कॉम्प्लेक्स। जी हाँ, उसके साथ साथ
जी हाँ, एब्सोल्युटली, जैसे आपने कहा, और काफी सारी चीजें हैं यहाँ पर देखने के लिए, लेकिन वो आपकी बात सही है कि यहाँ से डाउनसाइड शायद 3-4-5% है, लेकिन अपसाइड के लिए काफी सारी चीजें यहाँ पर इन द पाइपलाइन है। अगर वो निकल के आती हैं तो अच्छी खासी तेजी यहाँ पर भी बरकरार रह सकती है। और जैसे दिनेश जी ने कहा, एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर तो यहाँ पर मौसम को देखेगा, एल निनो है, और अगर चाइना की डिमांड यहाँ भी निकल आती है तो सपोर्ट यहाँ भी बरकरार रह सकता है। बहुत शुक्रिया दिनेश जी, नवनीत, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम कमोडिटीज पर अपनी डिटेल में राय भी देने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।